नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस खास सीरीज बातें दिल की में, जिसमें हम इमोशनल वेलनेस और मेंटल हेल्थ से जुड़े बहुत अहम मुद्दों पर बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी रिश्तों की और रिश्तों के आसपास घूमते कॉम्प्लिकेशंस की। आज हम बात करेंगे तकरार यानी कॉन्फ्लिक्ट्स की। कितने तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी जिंदगी में होते हैं, क्या उनके कोई फायदे और नुकसान भी होते हैं और कैसे हम डील करें उन कॉन्फ्लिक्ट्स या उन तकरारों से। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर अरविंदर। तो सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स को डिफाइन करें तो क्या होती है कॉन्फ्लिक्ट्स और किस किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं? कॉन्फ्लिक्ट या तकरार एक बहुत ही नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है हमारी जिंदगी का। तो कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम सोचें कि क्यों हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि तकरार, जैसे आपने शब्द का टकराव, तो दो डिफरेंट इमोशंस का या अपोजिंग इमोशंस का तकरार हो जाता है, तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। या बाहर जैसे दो अपोजिंग फोर्सेस का अगर आमना सामना हो जाए तो वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को एक जन्म देता है, जिसे कहते हैं। इमोशनली जो डिफरेंट या कॉन्फ्लिक्टिंग या अपोजिंग इमोशंस होती हैं, वो रीजन होता है एक कॉन्फ्लिक्ट या तकरार के पैदा होने का। और जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही नेचुरल है, हम सबके साथ होता है, बाहर भी होता है। तरह तरह के तकरार हैं, इंटरनल है, हमारे अंदर है, बाहर का तकरार हमें सबको दिखता है। अब एनवायरनमेंट से तकरार है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि हम अपनी एनवायरनमेंट के साथ जैसे डील कर रहे हैं, उससे कितनी सिचुएशंस निकल के आ रही हैं जो आज हम इस तरह से बातचीत कर रहे हैं वर्चुअल तरीके से, वो भी इसी एनवायरनमेंट में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है। रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हमारे रिलेशनशिप्स पति पत्नी, पेरेंट चाइल्ड, बॉस के साथ, भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बहुत जगह कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और एक कॉन्फ्लिक्ट होता है काम पे, हमारे प्रोफेशनल स्पेसेस में, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी इनहेरेंट, ये तो हमारे जैसे एक हमारी लाइफ के फैब्रिक में एक इनहेरेंट चीज है, पर हम इसे हमेशा समझते हैं कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि शब्द है तकरार, टकराव, तो उस तरह की इमोशंस को लाता है, तो हमें लगता है कि जैसे अच्छा नहीं। तो जैसे रिलेशनशिप्स की अगर बात करें कॉन्फ्लिक्ट की, तो क्या हमारे तकरार हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो हमसे थोड़ी अलग पर्सनालिटी का होगा, इसलिए टकराव होता है? मतलब टकराव की वजह क्या हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट की? तकरार की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, और सबसे बड़ी जो वजह है वो है हमारी अपनी लैक ऑफ क्लैरिटी। जब हमें अपनी जरूरियात का नहीं पता होता, जब हमारा अपना सेल्फ एस्टीम या हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है, तो हम अपनी बात को तरीके से रख नहीं पाते। तो क्या करते हैं कि जो दूसरा पावर इक्वेशन में थोड़ा हाई होता है, जो हम परसीव करते हैं कि हाई है, हम उसकी जो बात से दब जाते हैं, पर अंदर हमारे वो चलता रहता है। पर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जब हम अपने आप को समझ नहीं पाते, अपनी जरूरतों को समझते नहीं है, और समझ नहीं पाते तो फिर प्रकट भी नहीं कर पाते, और प्रकट नहीं कर पाते तो हमें जो जरूरत है वो मिलता नहीं है, तो हमारे अंदर एक कंफ्यूजन पैदा होती है। जब वो कंफ्यूजन होती है तो वो जब बढ़ती रहती है तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फिर वो बाहर भी दिखना शुरू हो जाता है। तो रिश्तों में तो अक्सर इसी तरह से होता है कि एक का पावर चलता रहता है, एक सुनता रहता है, एक बोलता रहता है, तो वो एक पैटर्न सेट हो जाता है और एक पर्सनालिटी बन जाती है। तो अगर हमारी पर्सनालिटी उस तरह की हो जाती है कि हम बहुत अडेप्टेबल हो जाते हैं, कि जैसे भी कहा हम एडजस्ट करते रहते हैं, तो फिर उससे कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट हमारे इंटरनल बढ़ता रहता है। और जब इंटरनल बढ़ता रहेगा तो वो फिर कभी ना कभी आके हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी दिखेगा, तो रिलेशनशिप्स में भी दिखेगा। तो चिढ़ या गुस्से के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करने लगते हैं उसको, बाद चिढ़ में, गुस्से में, डिप्रेशन में, लो हो जाएंगे। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट से ये भी होता है कि हम गिव अप कर देते हैं, हम बिल्कुल लो हो जाते हैं, हम कहते हैं क्या फायदा, विड्रॉ कर जाते हैं, इनडिफरेंस आ जाता है हमारे अंदर, मतलब कोई इमोशन ही नहीं रहता है। या दोनों अपने आप को विक्टिम समझने लग जाते हैं, दोनों को लगता है कि दूसरा उन पे ज्यादती कर रहा है। अक्सर आप रिश्तों में देखिए ऐसे ही लगता है।
हाँ, कि हर एक को लगता है मैं सही हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैंने इतना एडजस्ट किया लेकिन दूसरे ने नहीं किया। और कारण सिर्फ यही हुआ होता है कि कभी दूसरे की जरूरियात समझी ही नहीं, पूछी ही नहीं, अज्यूम कर लिया। रिश्तों में अक्सर क्या हो जाता है, अगर वो मुझे प्यार करता है या करती है तो उसे मेरी जरूरत समझनी चाहिए, बोल के मिला तो फिर क्या फायदा, मांगना पड़ा तो फिर क्या फायदा। लेकिन जी जी। हुआ क्या कि आपने अपनी इमोशनल नीड को एक्सप्रेस ही नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया, आप अंदर अंदर आप उसको, आप अपने अंदर मन मुटाव सा आता रहा, कश्मकश सी होती रही आपके दिमाग में, ये ऐसा क्यों है, मैं इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसे हम वो टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा वो एनाबॉलिक करके कहते हैं, एनाबॉलिक कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जो दिखता है। और दूसरा होता है कैटाबॉलिक, जो बड़ा सटल होता है, चलता रहता है, घुन की तरह हमें खाता रहता है, फिर एक दिन वो कैटाबॉलिक हो जाता है और अब बूम सामने आ जाता है झगड़े की तरह। कई बारी आप कई कपल्स में देखेंगे, आप कहेंगे अरे इनका तो लगता ही नहीं था कि कभी मनमुटाव है, जी जी इनका जी। तो हमें कभी लगा ही नहीं कि ये कभी एक दूसरे से डिवोर्स की नौबत आ जाएगी। पर वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट हवा में दिखता है, वो कॉन्फ्लिक्ट मौजूद होता है। जब आप कभी ऐसा हुआ, कभी कहीं गई है तो लगता है कि द एयर इज सो थिक कि चाकू से काट ली जा सकती है, ऐसा लगता है कभी। So that is actually a classic situation जहाँ conflict is in the air, जो प्रकट ना हो, जो दिखे नहीं, क्योंकि हर एक बारी conflict का ये मतलब नहीं है एंगर और गुस्सा और तोड़फाड़। हर बारी conflict act out नहीं करता है, कई बारी conflict हम internalize कर जाते हैं और फिर हम अंदर ही अंदर victim feel करते हैं या sense of failure feel करते हैं, I failed, क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप को, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाई या कर पाया, तो आई हैव फेल्ड। और भावनात्मक तौर पे जब हमारी जरूरियात पूरी नहीं होती तो वो कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है, चाहे वो काम पे हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे हमारे अंदर हो। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, कश्मकश चल रही है, दिल की सुनो तो दिमाग कह रहा है ये गलत है, मत कर मत कर मत कर। बाहर जाने का मन है, आइसक्रीम खाने का मन है, पिक्चर देखने का मन है, दिमाग कह रहा है कोविड है मत जा। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब मैं बहुत बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ बताने का कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट इज एज सिंपल एज दैट। एंड द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि कॉन्फ्लिक्ट बुरा नहीं होता, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से ही सॉल्यूशंस भी निकलते हैं, नए नए तरीके सोचने के निकलते हैं। हर तरह से कॉन्फ्लिक्ट बुरा नहीं है। अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं हर कॉन्फ्लिक्ट में तो प्रॉब्लम है, क्राइसिस है। नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आपको एक नया नजरिया भी तो देता है सोचने का। कॉन्फ्लिक्ट का सिर्फ मतलब यही है कि एक डिसएग्रीमेंट है और कुछ नहीं। कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है, वो चाहे बाहर वाले से हो या हमारे अंदर अपने आप से हो, डिसएग्रीमेंट है, अच्छा या बुरा नहीं है। उसको हम कैसे हैंडल करते हैं वो उसको अच्छा या बुरा बना देता है। तो जो हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है अरविंदर जी, क्या वो हमेशा दिल और दिमाग के बीच होता है? दिमाग में जैसे क्या चीजें आएंगी, हमारे वैल्यू सिस्टम्स हैं। जैसे अगर हमारे वैल्यू सिस्टम्स और जो हमारा प्रेजेंट सर्कमस्टेंस है उसमें बिल्कुल अपोजिंग फोर्सेस हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। वो हमारा अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं प्रैक्टिकल हो जाऊं या मैं अपने वैल्यूज जो मैंने, तो जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने या जो मैंने सीखे हैं, जो मैंने इतने साल से मेरे बिलीफ सिस्टम है, मैं उनको बिलीव करूं, उनसे उनके साथ रहूं, या दुनियादारी जिसे आजकल हम कहते हैं ना कि दुनियादारी कहती है कि आप ऐसे करें, अब मैं उससे चलूं या मेरे जो माता पिता ने सिखाया झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर आज की दुनिया में सब आपको कह रहे हैं स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। ये होता है। तो ये बहुत कश्मकश हो जाती है। मैं अपनी इंटेग्रिटी के साथ रहूं, ऑनेस्टी के साथ रहूं, या अगर मुझे काम में आगे बढ़ना है तो शायद मुझे कुछ लोगों को रौंद के चलना पड़ेगा। पर मेरा वैल्यू सिस्टम नहीं मानता, मेरा बिलीफ सिस्टम कहता नहीं, गलत है, ऐसे नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। पर अगर मैं झूठ बोलूं, कई बार छोटी सी बात है, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, बोला फाइन दो, आपका वैल्यू सिस्टम कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, आपको देर हो रही है, आपने एयरपोर्ट पहुंचना है, आपकी फ्लाइट है, क्या करेंगी आप? वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। कोई पड़ा हुआ मिल गया, उसकी मदद करूं ना करूं, कॉन्फ्लिक्ट है। दिल कह रहे जा मदद कर, दिमाग कह रहे पागल है, फंस जाएगी, पुलिस केस फंस जाएगा, वो ये कहेंगे, 100 सवाल पूछेंगे, मत पड़ो इन पचड़ों में।
आ गया कॉन्फ्लिक्ट। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, रोज होता है और रोज हम जूझते भी हैं, तो हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारे अंदर का एक मैकेनिज्म है ना, चलता रहता है चलता रहता है। पर जब जी डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है ना, तब हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं जहां हम अपने प्रति ऑनेस्ट नहीं हो रहे। नहीं है। इससे मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ अरविंदर जी, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में एज जर्नलिस्ट बहुत बारी सिचुएशन आती है कि कोई काम करने का मेरा मन नहीं है, असाइनमेंट है, शायद पैसे बहुत मिल रहे हों, तो लगता है कि अरे ठीक है पैसे मिल रहे हैं ना, ले लो। लेकिन अंदर से ना, ये नहीं कि वो काम गलत है, ऐसा नहीं कि वो कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में जो करने जा रही हूँ वो अनएथिकल है या गलत है, बट एक्साइट नहीं कर रहा आपको, आपका मन नहीं कर रहा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। फिर आप अपने आप से बात करते हो कि क्या पैसों के लिए कर रही हूँ या मतलब, तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट से मेरे साथ बहुत सामना होता है इस चीज का। कभी एक साइड जीत जाती है, कभी दूसरी साइड जीत जाती है। बिल्कुल। और जब दूसरी साइड जीतती है, जो साइड आपकी मन पसंद नहीं है, जो शायद दिल नहीं दिमाग कह रहा है कर लो, कि कर लो, बहुत सारे पैसे दे रहा है, हाँ पैसे मिलेंगे, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, तो उसको उसको एक्सेप्ट करना है। बिकॉज एक्सेप्ट करेंगे तभी हमें हमें समझ में आएगा कि हमारी लिमिट क्या है। इस हद तक मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं करूंगी। मैं ये प्रोजेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे ये एक्स अमाउंट ऑफ मनी देगा, और वो एक्स अमाउंट ऑफ मनी से मैं वो कर पाऊंगी जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा वैल्यू सिस्टम कहता है। तो वो बैलेंस लाना, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी तो हमें कॉन्फ्लिक्ट ही सिखाता है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे सीखेंगे, बाउंड्रीज कैसे सीखेंगे, लिमिट कैसे सीखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी हमें समझ में आएगा दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये मेरी हद के बस बाहर है, ये नहीं है। और कॉन्फ्लिक्ट ही हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है ग्रोथ की। असली ग्रोथ तभी होती है, सोचिए अपनी लाइफ में, जब आपने कश्मकश से एक ना एक रास्ता चुना, आपकी कहीं ग्रोथ हुई। चाहे आपने पैसे वाला रास्ता चुना या दिल जो काम कह रहा है वो करने वाला चुना, दोनों में आपकी ग्रोथ हुई। दोनों में आपने सीखा मेरी बाउंड्री क्या है, मुझे क्या पसंद है नहीं पसंद है, क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, ये तो बिल्कुल नहीं करूंगी। कॉन्फ्लिक्ट आया तभी तो समझ में आया। तो चाहे दूसरों के साथ हो या अपने अंदर अपने साथ हो, आप कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एक नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, वो सिर्फ कह रहा है मैं डिसएग्रीमेंट हूँ। पॉजिटिव या नेगेटिव तब होता है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं उसको, आप डील कैसे कर रहे हैं। आपने सेंस ऑफ फेलियर फील कर लिया, देखिए फेलियर भी हम सबकी जिंदगी में आता है, कभी ना कभी हम फील करते हैं वी फेल्ड। और ये जरूरी नहीं है कि मैंने 12वीं का इम्तिहान फेल किया या जॉब का इंटरव्यू फेल किया, बट अंदर से जैसे आपने कहा दिल दिमाग, कभी कभी यू फील ना आई फेल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने वैल्यू सिस्टम्स की नहीं सुनी, आई फेल्ड माई सेल्फ। तो वो जो सेंस ऑफ फेलियर है वो हमारी सेल्फ स्टीम को बहुत लो ले आता है। तो हाउ वी डील विद दैट विल मेक इट गुड और बैड। डिड आई लर्न, क्या मैंने सीखा उससे, क्या मैंने सीखा कि मैंने एफर्ट तो पूरा किया कि ये चीज नहीं करनी है, या मैंने ये सीखा जब फेलियर हुआ तो मुझे समझ में आया मेरी रेजिलियंस क्या है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो मेरी जो अंदरूनी ताकत है, मेरी रेजिलियंस है, मुझे नहीं समझ में आएगी। अगर मैं जब तक मैं फेल नहीं होंगी मुझे नहीं समझ आएगा कि मैं और कितनी मेहनत कर सकती हूँ। तो मैं कॉन्फ्लिक्ट के साथ फेलियर पे भी फोकस करना चाहती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट को अक्सर हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट, अगर रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसका मतलब मैं फेल हो गई। मेरे बच्चे के साथ झगड़ा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसका मतलब आई एम अ बैड मदर, आई एम अ बैड पेरेंट, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अक्सर लगता है हम लोग को माँ होने के, तो बच्चा बीमार भी होता तो लगता है फेल हो गई मैंने ही कुछ गलत किया है ना। तो वो सेंस ऑफ फेलियर को भी तो डील करने के लिए जस्ट टू सी, उसको अगर हम देखें और बैलेंस करें कि ये जो कंफ्यूजन या ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया है ये हमारा भावनात्मक तरीके पे सिर्फ ये कह रहा है कि मेरी कोई एक जरूरियात है जिसको मैंने एड्रेस करना है। और अगर उस फेलियर एक्सटर्नल के नीचे हम उस भावना को देख लें और उसको एड्रेस करें तो वो वो पॉजिटिव हो जाता है, दैट बिकम्स अ गुड पार्ट। जी, लेकिन आउटर कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे के साथ कई बार रिश्ते तोड़ भी देती है। बिल्कुल, खासकर दोस्ती या इस तरह का कोई रिश्ता हो, तोड़ देती है। और कभी कभी ये होता है कि शायद वही निश्चित होता है, बिकॉज जब आप देखें कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी इमोशनल नीड का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो कभी वो हद जब हो जाती है, रबर बैंड है या
इलास्टिक है, जब आप खींचते रहेंगे एक पॉइंट आएगा कि 1 मिलीमीटर और भी खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। क्योंकि हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट को हम जूझते रहते हैं ना, हम एडजस्ट करते रहते हैं। कई बार आप अवॉइड करती रहेंगी, इग्नोर करेंगी कि है ही नहीं। रिश्तों में अक्सर हम करते हैं, अपने अंदर भी करते हैं। हम सोचते हैं छोड़ो, देखते ही नहीं, उस तरफ देखना ही नहीं है। तो अवॉइडेंस कभी कभी तो काम आता है, पर बाय सेल्फ अगर ये हमारी पर्सनालिटी बन जाए कि हर चीज को अवॉइड करते रहना है, तो हर चीज अगर आप जिसे कहते हैं ना प्रोवर्बियल ब्रश अंडर द कार्पेट, तो कभी कभी तो वो कार्पेट में इतना बड़ा बम्प आ जाएगा ना कि फिर आप गिरेंगे। तो उसी तरह से कभी तो वो प्रॉब्लम जो है वो सामने आ जाएगी। अवॉइडेंस से कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, कुछ आपकी सुनी कुछ मेरी सुनी, खासतौर पे रिश्तों में कुछ मेरी मानी कुछ आपकी मानी, पर फिर भी कहीं एक पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है ना। कभी हम कहते हैं अच्छा चलो नहीं मानूंगी, मैं कंपटीशन में आ जाऊंगी, हाँ, तो हम एक दूसरे से प्रतियोगिता करने लग जाते हैं, कंपीट करने लग जाते हैं। तो उसमें भी बहुत नेगेटिविटी आती है, एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि कंपीट करके भी आप हर वक्त डिससैटिस्फाइड या एंग्शियस रहेंगे। नाउ व्हाट, अब नेक्स्ट क्या होगा। लेकिन अगर उसी कॉन्फ्लिक्ट को एक कोलैबोरेटिव तरीके से देखा जाए या सुझाया जाए, जिसमें ये कहा जाए कि आपकी भी कुछ नीड्स है, मेरी भी कुछ नीड्स है, और मैं इन्हें कैसे एड्रेस करूं, तो वो एक विन विन हो जाता है। उसमें हम दोनों को लगता है कि हमने एक दूसरे को सुना, समझा और आगे बढ़े। तो वही चीज जब हम एक कोलैबोरेटिव तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक विन विन हो जाता है, वो एक सोल्यूशन हो जाता है, एक कोपिंग हो जाती है। तो कुल मिलाकर आप कह रही हैं कि टू सम अप, कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के लिए उसको फेस करना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, और उसको अवॉइड ना करें, उसे डील करें, फेस इट, उसको एक्नॉलेज करें। सबसे पहले माने तो सही कॉन्फ्लिक्ट है, अवॉइड ना, इग्नोर ना करें। सम पीपल से नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कुछ कपल्स आप देखते होंगे, बाहर से ऐसे दिखता ही नहीं है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो इंटरनल जो चल रहा होता है कॉन्फ्लिक्ट उनका, तो वो चलता रहता है नॉन एड्रेस। तो सबसे पहले एक्नॉलेज, एक्सेप्ट ही एक कॉन्फ्लिक्ट है। एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट दैट इमोशन। कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई जो इमोशंस हैं, गुस्सा आ रहा है, सैडनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, सेंस ऑफ फेलियर हो रहा है, एक्सेप्ट करिए, मानिए कि मुझे ये महसूस हो रहा है, उस इमोशन में रहिए, महसूस करके सोचिए अब क्या करना है, बात कीजिए किसी से। शायद मैं तो नहीं ऐसे सोच रही, क्या इसका कोई और तरीका भी है, क्या ऋचा को भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है, क्या ऋचा मेरी बात समझ पा रही है। एक करीबी दोस्त से बात कीजिए। अगर करीबी दोस्त से बात नहीं बनती है तो सीक हेल्प आउटसाइड, किसी और से बात कीजिए जो प्रोफेशनल है, जहाँ एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से आप किसी से बात कर सकते हैं। एंड क्रक्स ऑफ द मैटर इज कम्युनिकेट। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो नेगोशिएट कैसे करेंगे। तो कम्युनिकेट, उसके लिए 2-3 रूल्स हैं हमारे। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए, बिना इंटरप्ट किए, बिना क्वेश्चन किए, बिना जज किए। कॉन्फ्लिक्ट हैव टू बी एड्रेस्ड। अगर उनको एड्रेस नहीं करेंगे, उनको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, और इसमें एम्पैथी का बहुत बड़ा रोल होता है कि दूसरे के नजरिए से भी देख पाए, क्या हम दूसरे के नजरिए से प्रॉब्लम देख पा रहे हैं, और अपनी जो जरूरत है, अपनी भावनात्मक जरूरत को क्या हम बड़े सक्षम तरीके से रख पा रहे हैं। इस कम्युनिकेशन में काउंसलिंग हमें मदद देती है, किसी से बात करने में हमें मदद देती है, क्योंकि अक्सर हम अवेयर नहीं होते हमारी जरूरत क्या है। हम सोचते हैं नहीं, मैं माँ हूँ, मुझे सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। मैं अगर जॉब में भी हूँ, अक्सर देखा जाएगा कि नहीं कोई बात नहीं, उनको कर लेने दीजिए, जो बॉस कह रहे हैं वो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर जाती हूँ। पर धीरे धीरे हम देखते हैं सारा काम अगर मैं ही करे जा रही हूँ और मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है, मेरे बॉस मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, मेरे कॉलीग्स मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, मुझे और काम दिए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। अगर मैं ही अपनी नीड नहीं सामने रख पा रही तो दूसरे को कैसे समझ आएगा मेरी नीड क्या समझेगा? कैसे समझेगा। अगर मैं समझूंगी कि अगर वो मुझे जानते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए, दिस इज माय अजम्पशन, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो मेरी तरह ही देखते हैं दुनिया को, मेरी तरह ही सोचते हैं। अगर मुझे लाल दिख रहा है तो उन्हें भी लाल दिखना चाहिए। तो ये जो एक्सपेक्टेशन हम दूसरे पे डाल देते हैं, खासतौर में रिलेशनशिप पे,
अपने आप से हम क्या करते हैं, आई शुड डू दिस, आई शुडंट डू दिस। तो जो शुड और शुडंट का पुलंदा हम अपने दिमाग पे भर लेते हैं और उसी से ऑपरेट करते हैं, तो हमारा मन क्या कहता है वो तो सोचते ही नहीं है। तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि हमारे अंदर एक पेरेंट वॉइस है, एक अडल्ट वॉइस है और एक चाइल्ड वॉइस है। चाइल्ड वॉइस हमारी फ्री विल होती है, बहुत जो उसे चाहिए। पेरेंट वॉइस होती है जो कहती है ये सही है, ये गलत है, यूं करो, यूं मत करो, शुड, यू शुड ऑलवेज, यू नेवर डू दिस, यू शुड डू दैट, यू ऑलवेज डू दैट। ये आवाजें होती हैं। अडल्ट उन दोनों को बैलेंस करता है। तो जितना हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करेंगे, उतनी हमारी अडल्ट वॉइस जो है वो हम क्लेम करेंगे और फ्री अपने को खुल के आने देंगे। तो जब इन तीनों चीजों का, और ये तीनों में से ये नहीं है कि अडल्ट ही होना चाहिए, चाइल्ड भी बहुत जरूरी है, पेरेंट भी बहुत जरूरी है। अगर हम दायरे नहीं पता होंगे तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट और भी आएगा। अगर ऑल चाइल्ड होगा तो मैं तो बस हम लोग खेलते ही रहेंगे, काम नहीं करेंगे, सोते ही रहेंगे। तो अगर फुल पेरेंट होगा तो हम कुछ दिल की बात सुन ही नहीं पाएंगे, सुनेंगे नहीं। तो एक बैलेंस कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के बीच भी, और अगर कोई दूसरे इंसान के साथ रिश्ता है तो वहां पर भी एक बैलेंस। सो आई थिंक द की टू अ कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ वुड बी बैलेंस। to listen to communicate. When you listen and when you communicate, the balance comes. Because कई बारी बैलेंस शब्द भी समझ में नहीं आता कि किन चीजों में बैलेंस करें। तो अगर आप बैलेंस शब्द कह रही हैं तो बैलेंस करें लिसनिंग में और कम्युनिकेशन में। सुने भी और अपनी भी नीड को कम्युनिकेट करें। हाँ, कितना जरूरी है। हम लोग कई बार या तो सुनते नहीं है या अपनी कहते नहीं है, और दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। जी, अपने आप से भी और बाहर से भी। तो चाहे आप एनवायरनमेंट में कॉन्फ्लिक्ट ले लें, रिलेशनशिप में ले लें, वर्क प्लेस में ले लें, इंटरनल सेल्फ से ले लें, सभी जगह बैलेंस। आपने बड़ा प्यारा शब्द यूज किया ऋचा, बैलेंस बिटवीन लिसनिंग एंड बैलेंस बिटवीन कम्युनिकेटिंग। बिल्कुल अरविंदर जी, अक्सर हम लोग देखते हैं, और मेरा ऐसा पर्सनली मानना, हो सकता है गलत हो, कि परिवार में महिलाएं कई बार ये करती हैं कि किसी की कोई बात बुरी भी लगी लेकिन कहती हैं जाने दो, छोड़ो, क्योंकि अगर वो बात कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगी तो हो सकता है दूसरे लोग बुरा मान जाएं या घर में वही तकरार, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो जाए। इसलिए महिलाएं कहती हैं छोड़ो, हटाओ। जो आप कह रही हैं कि नजर फेर लेना या अवॉइड करना, हर घर की कहानी है मुझे लगता है ये। और अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें लगता है दूसरे को बुरा ना लग जाए, कहीं मैं तो नहीं ज्यादा सोच रही इसके बारे में। तो मेरे अंदर फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया दिल और दिमाग में, शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं ज्यादा टची हो रही हूँ, अच्छा छोड़ो, मेरे एक मैं चुप हो जाती हूँ, घर परिवार का सुख शांति ना भंग हो जाए। तो ये इस तरह से करते करते ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर चलता रहता है, बड़ा सटल होता है, हमें खुद भी समझ नहीं आता, सालों साल चलता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कैटाबॉलिक कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो कैटाबॉलिक कॉन्फ्लिक्ट है ये चलता रहता है। और इसका दूसरा फॉर्म जो होता है एनाबॉलिक, जैसे वर्ड कहते हैं, इन योर फेस, एकदम सामने फिर हटके आता है। तो ये अगर कैटाबॉलिक बहुत साल चलता रहेगा, अनएड्रेस्ड रहेगा, तो फिर वो एक ना एक दिन एकदम से हटके आता है। तो कभी लगता है कि अरे इनको हुआ क्या, हमने किया क्या, हमारे ऊपर इतनी बुरी तरह से। तो वो जो एक्सप्रेशन होता है उस कॉन्फ्लिक्ट का, जब घड़ा भर गया तो वो एक भी बूंद और वो छलकता है ऐसे कि पूरा घड़ा सर पे गिर जाता है। तो वो जो उससे अच्छा है कि आप उसको कम्युनिकेट करते रहिए। जी, अपनी जरूरतों को, अपनी नीड्स को समझें, एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हैं, आपकी इमोशनल नीड इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि सबको खुश करने में ही आपकी खुशी है, वो भी है, लेकिन आपकी खुशी का भी एक अलग सोर्स है, एक स्रोत है जो आपको भी खुश करता है, जो आपकी जरूरत का भी ध्यान रखता है। तो उसको हमें जरूर याद रखना है कि जब तक हम अपनी इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम दूसरे के इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे और रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसी से तो हमारी रेजिलियंस बढ़ेगी, इसी से तो हमें समझ में आएगा कि मुझे चाहिए क्या और दूसरे को चाहिए क्या। तो तभी तो हम बैलेंस ला पाएंगे अपना। तो स्टॉप अवॉइडिंग, स्टॉप कंपीटिंग। कॉम्प्रोमाइज कहीं कहीं जरूरत होती है, कभी कर लेना चाहिए, कभी एडजस्ट, लेकिन बेस्ट तरीका है कि अगर हम एक कोलैबोरेटिव तरीके से उसको कोप करने की कोशिश करें, उसे सुलझाने की कोशिश करें उस कॉन्फ्लिक्ट को। जब कोलैबोरेशन होगी तभी तो कहा जाता है ना, 1 और 1 11। तो जब
करेंगे तो फिर हमारे सॉल्यूशंस भी उतने ही अच्छे निकलेंगे, हमारी एंड ऑफ द सिचुएशन विन विन होगी, हमारी ग्रोथ होगी, हमें अपने बारे में कुछ नया पता चलेगा। तो गो अहेड एंड एक्नॉलेज योर इमोशंस, एक्नॉलेज करें, फील करें, एक्सेप्ट करें कि मुझे लग रहा है, जज मत करें कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लग रहा है, बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, एक्नॉलेज करेंगे तो फिर आप उस डिस्ट्रक्टिव इमोशन में नहीं जाएंगे, आप उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से हैंडल करें। बहुत अच्छे से समझाया आज ये तकरार वाली बात आपने अरविंदर जी। आई एम श्योर जो लोग जुड़े होंगे हमारे साथ वो ये समझ पाएंगे, क्योंकि मैं आपको सुनते सुनते ही अपनी अपनी लाइफ की कॉन्फ्लिक्ट समझ पा रही थी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगली बार ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होगी तो मैं उसको बेटर हैंडल कर पाऊंगी। तो जस्ट द फैक्ट दैट अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड टू क्राइसिस, एंड क्राइसिस फिर हमारी जिंदगी की ग्रोथ को बिल्कुल रोक देता है। और बिल्कुल, और तब जो संकट की स्थिति पैदा हो जाती है उस पर हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच रिचा। थैंक यू।